आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है जो 12th क्लास की बिजनेस की बुक में बच्चे सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। ठीक है, जैसे हर एक लैंग्वेज में हर एक है ना, किसी भी लैंग्वेज को देखें, किसी भी सब्जेक्ट को देखें, हर में अपना अपना प्रिंसिपल्स होता है। प्रिंसिपल मतलब गाइडलाइन, जनरल रूल जिसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है उस सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, वैसे ही जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में प्रिंसिपल है, और बिजनेस में जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट में भी हमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करने होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं मैनेजमेंट को करने में। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल आए कहां से? ये प्रिंसिपल अलग अलग बिजनेसमैन है ना, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स में उनके एक्सपर्ट होते हैं। साइंस में जो एक्सपर्ट है उसे हम साइंटिस्ट कहते हैं, मैथ में कुछ एक्सपर्ट है जिसे हम मैथमेटिशियन कहते हैं। ठीक है, वैसे ही बिजनेस में भी कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने बिजनेस को स्टडी किया है, जाना है, समझा है, तो उन्होंने अपनी नॉलेज के हिसाब से बिजनेस के प्रिंसिपल्स दिए हैं ताकि आगे आने वाले जो जनरेशन में बिजनेसमैन होने वाले हैं, है ना, उनके लिए वो चैलेंजेस ना हो जो चैलेंजेस पिछले बिजनेसमैन ने फेस किए हैं, और उन्होंने उसके हिसाब से प्रिंसिपल्स को इमर्ज किया है, कंडक्ट किया है या बनाया कह सकते हैं हम। ठीक है, तो वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें यहाँ चैप्टर सेकंड के बिजनेस में, है ना, 12th क्लास की बिजनेस के चैप्टर सेकंड में हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जो कि हेनरी फ्योल कौन था? एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने कोल कंपनी में, है ना, कोल माइन एक कंपनी थी, उसमें काम किया था। एज अ वर्कर से लेकर एज अ सीईओ तक वो पहुंचे थे। तो उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को, 14 प्रिंसिपल्स को अपनी, है ना, लाइफ टाइम पीरियड में क्या किया था? कंडक्ट किया था या दिया था, लोगों को बताया था कि इन्हें फॉलो करोगे तो वो चीजें फेस नहीं करोगे जो हमने फेस किया है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो बहुत एक्सपर्ट हो गए थे, एक्सपीरियंस हो गए। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें कुछ मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, क्या लिखा हुआ है? इट मीन्स बोर्ड एंड जनरल गाइडलाइन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन होता है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, है ना, डिसीजन मेकिंग के लिए और मैनेजर के बिहेवियर्स के लिए। अगर मैनेजर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को स्टडी कर लेता है तो उसका बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं, नहीं स्टडी करता तो चेंजेस नहीं आते, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो हम धीरे धीरे सीखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक गाइडलाइन है हमारे लिए, जनरल गाइडलाइन है ना, ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन है जिससे हम डिसीजन मेकिंग में जो हमारी हेल्प करती है और कहीं ना कहीं मैनेजर के बिहेवियर में चेंजेस लाती है। जैसे पेरेंट्स हमें जो समझाते हैं या टीचर हमें जो समझाता है वो हमारे लिए क्या होता है? जनरल गाइडलाइन होता है। कोई कंपलसरी नहीं है कि हम पेरेंट्स की बात माने ही माने, बट मान लेंगे तो उसके अलग फायदे हैं और नहीं मानने के तो नुकसान है ही। ठीक है, तो वैसे ही है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कि ये हमारे लिए जनरल गाइडलाइन है, कोई कंपलसरी नहीं है। मान लेंगे तो इसके अलग फायदे हैं और नहीं मानेंगे तो नुकसान है हर एक प्रिंसिपल का, है ना। हेनरी फ्योल ने हमें 14 प्रिंसिपल दिए थे। हर एक प्रिंसिपल का पॉजिटिव इफेक्ट भी है और वायलेटेड इफेक्ट भी है। पॉजिटिव मतलब कि अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो क्या क्या मेरिट्स या क्या क्या एडवांटेजेस आपको देखने को मिलेंगे, और वायलेटेड मतलब कि अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करोगे तो क्या क्या डिमेरिट्स या क्या क्या डिसएडवांटेजेस हमें बिजनेस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये 14 प्रिंसिपल है जो हेनरी फ्योल द्वारा, है ना, कंडक्टेड है या इमर्जेस है, इनिशिएटेड है ना, जो कि बनाए हैं उन्होंने। तो हम कह सकते हैं 1 to 14 एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल का कहना था कि काम को बांट दो। काम को बांटने से क्या होता है? इफोर्ट बढ़ जाता है और सक्सेस के चांसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना। बहुत अच्छी लाइन है कि डिवीजन ऑफ वर्क, है ना, डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होता है कि हमारा जो वर्क है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और जो चांसेस ऑफ सक्सेस हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है ना, एक से भले दो होते हैं। तो जब एक अकेला काम को कर रहा है तो चांसेस बहुत कम है, जल्दी थक जाएगा, वो मन नहीं करेगा उसका, और भी बहुत सारे 10 रीजन होते हैं। लेकिन जब 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, जितने नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होंगे काम उतना बेहतर होगा, उतने अच्छे तरीके से होगा और जल्दी भी होगा। ठीक है, तो ये डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल है। सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अधिकार और जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति की होनी चाहिए। अधिकार और जिम्मेदारी अलग हमने दो
दो अलग अलग व्यक्तियों को दे दी तो शायद मैनेज करना उतना अच्छे तरीके से ना कर पाए वो, है ना। अथॉरिटी जो होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है नीचे से ऊपर की तरफ होती है ना। मान लेते हैं एक टॉप लेवल पे मैनेजमेंट है, टॉप लेवल वाला मिडिल को, टॉप लेवल वाला क्या करेगा, मिडिल को अथॉरिटी देगा कि भाई ये तुम्हारा अधिकार है ना। मिडिल वाला लो लेवल को देगा और लो लेवल वर्कर को देगा फिर, ठीक है। तो ऐसे अथॉरिटी चलती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये इसको जवाब देगा, है ना। और लोअर मिडिल को जवाब देगा, मिडिल टॉप को जवाब देगा। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही व्यक्ति की होनी चाहिए, जिसको हमने अथॉरिटी दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की होनी चाहिए। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अधिकार हम किसी और को देते हैं, जिम्मेदारी किसी और को देते हैं, है ना। मान लेते हैं दो वर्कर है, एक एक्स है एक वाई है। एक्स की अथॉरिटी के बारे में अगर हम वाई से पूछेंगे तो वाई जवाब नहीं दे पाएगा, और वाई की अथॉरिटी के बारे में अगर हम एक्स से पूछेंगे, मान लेते हैं हमने एक पर्टिकुलर टास्क या एक पर्टिकुलर काम हमने एक्स को दिया था और एक्स के उस काम के बारे में हम वाई से पूछ रहे हैं कि बताओ वो काम क्यों नहीं हुआ, तो वाई नहीं बता पाएगा। एक्स की अथॉरिटी है तो एक्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो यही हमारा सेकंड प्रिंसिपल कहता है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू सेम पर्सन एट सेम टाइम, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड नंबर है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमारा यानी कि जो हमारी आदतें हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारे, है ना, काम करने के तरीके हैं, वो बेहतर होने चाहिए, वो सही होने चाहिए, गलत तरीके से काम नहीं चाहिए, हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अब ये तो सबको पता है, हर एक व्यक्ति को पता होता है इस लेवल पे आके कि क्या सही है और क्या गलत है ना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो पढ़ रहा है वो ऑब्वियसली 12th क्लास का स्टूडेंट है या उससे सुपीरियर है ना। या हम जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं वो बिजनेस में अप्लाई होते हैं। तो बिजनेस में जो भी वर्कर और जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उन्हें सबको पता होता है कि बिजनेस के लिए फायदेमंद क्या है, नुकसानदायक क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि जब हम वो काम करें जो हमारे लिए ठीक है, जो बिजनेस के फेवर में है, ठीक है। तो डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति के अंदर अगर वो पढ़ा लिखा है और डिसिप्लिन नहीं है, बहुत बहुत ईगो है उसके अंदर, लैंग्वेज सही नहीं है उसकी, है ना, दूसरे व्यक्ति के साथ बिहेवियर सही नहीं है, ट्रीट सही तरीके से नहीं करता, तो वो फिर किसी काम का नहीं है, पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, ठीक है। तो कभी भी हमें अपने काम को लेकर इगोइस्टिक नहीं होना चाहिए। मतलब डिसिप्लिन में अनगिनत चीजें आती हैं, ठीक है। जो डिसिप्लिन एक व्यक्ति है या नहीं है वो बताती है, मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं डिसिप्लिन के। तो अगर एक व्यक्ति डिसिप्लिन होगा तो उसके फायदे अलग हैं, है ना, और अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली नुकसान है। फोर्थ नंबर पॉइंट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि सुपीरियर हमेशा एक होना चाहिए, सबऑर्डिनेट्स का सुपीरियर हमेशा एक होना चाहिए। मतलब कि अगर एक सुपीरियर है और उसके नीचे अंडर में दो तीन वर्कर हैं तो वो उनकी बात सुनेंगे और वर्कर भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें क्या काम करना है। उन्हें एक क्लियर इंस्ट्रक्शन अपने बॉस के द्वारा मिल जाएगा और जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी होंगे कि उन्हें बॉस को सबमिट करना है काम। लेकिन हम मान लेते हैं कि तीन वर्ग हैं, तीन के दो बॉस हैं, अब दोनों अपने अपने तरीके से उन्हें समझा रहे हैं कि भाई तुम मेरा काम करो, तुम मेरा काम करो। वर्कर कंफ्यूज रहेगा कि हम किस बॉस की बात माने, बॉस ए की बात माने या बॉस बी की बात माने। और वो ये भी हो सकता है, ये भी चांसेस है कि वो दोनों में से किसी की भी बात ना माने और दोनों को ही बस एक दूसरे के बहाने देते रहे कि हम बॉस बी का, ए से बोलेंगे बी का काम कर रहे हैं, बी से बोलेंगे ए का काम कर रहे हैं, और एक्चुअल में टाइम पास कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो उसके लिए हमें यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल अपनाना होता है, ठीक है। अब आते हैं अपने 5 नंबर पॉइंट पे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि दिशा, है ना, डायरेक्शन मतलब क्या होता है, दिशा, कि दिशा सबकी एक ही होनी चाहिए। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी नंबर ऑफ पर्सन हैं, सबका टारगेट एक ही होगा तो उस टारगेट को अचीव करना आसान होगा। और अगर सबका टारगेट अलग अलग है, कोई कंपनी के फायदे के लिए काम कर रहा है, कोई सिर्फ अपने घर चलाने के लिए काम कर रहा है, किसी का कोई मतलब कोई बहुत इंटरेस्ट के साथ काम कर रहा है और कोई बहुत बोरिंग तरीके से, मन नहीं है काम करने का, जबरदस्ती, है ना, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है मतलब। तो अगर यूनिटी होगी काम में, एक्शंस में, गोल सबका एक होगा। क्लास में बैठे हुए, जैसे मैं अक्सर कहता हूं क्लास में, कि क्लास में बैठे हुए हर एक बच्चे का टारगेट, अगर सीबीएसई में अच्छे मार्क्स लाना होगा तो ऑब्वियसली क्लास में अच्छी पढ़ाई होगी। बट ऐसा नहीं होता, क्लास में कुछ बच्चे 90 प्लस वाले होते हैं, कुछ सिर्फ पास होना चाहते हैं और कुछ एवरेज भी है, कुछ पढ़ने आ रहे हैं, कुछ टाइम पास करने आ रहे हैं। तो ऐसे में पढ़ाई फिर सही तरीके से नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि यूनिटी नहीं है डायरेक्शन में, है ना। काम में अगर डायरेक्शन में हमारी यूनिटी होगी तो ऑब्वियसली काम बेहतर तरीके से होगा।
तो इसके भी फायदे और नुकसान हैं। अगर अप्लाई करोगे तो फायदे हैं और नहीं अप्लाई करोगे तो नुकसान है। 6 नंबर पॉइंट है ना, 6 नंबर पॉइंट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहां ध्यान देना होगा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट क्या फर्क है इन दोनों में। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी एक को अटेंशन देना, और जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है सब पे ध्यान देना, है ना। जैसे मान लेते हैं कि मैं एक टीचर हूं, तो मेरे लिए क्या होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट कॉमन होना चाहिए। अब उन स्टूडेंट में जैसे अगर एक क्लास है, क्लास में चाहे मेरी एक फैमिली का मेंबर ही बैठा हुआ है, या मेरा एक रिलेटिव बैठा हुआ है, या मेरा कोई फ्रेंड का भाई या बहन बैठी हुई है, तो मैं उसको स्पेशल अटेंशन नहीं दे सकता, मुझे उसे भी जनरल इंटरेस्ट के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं टेस्ट ले रहा हूँ या पनिशमेंट दे रहा हूँ तो सारे बच्चों को कॉमन देनी पड़ेगी, किसी एक पर ध्यान ना देकर सबके लिए जो चीजें है ना, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ एग्जाम का या टेस्ट का, तो वो सबके लिए सबके लिए बराबर होना चाहिए, पूरी क्लास को बताना है मुझे। और टेस्ट ले रहा हूँ पनिश मतलब XYZ चाहे कुछ भी है, वो सबके लिए होना चाहिए। यही सेम चीज बिजनेस में होती है। बिजनेस में पॉलिसी रूल्स जो भी चीजें हैं, है ना, काम करने के लिए जो सैलरी मिल रही है वर्कर को, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वर्कर तो हमारा फैमिली मेंबर है या फ्रेंड है तो हमने उसको ज्यादा सैलरी दे दी जबकि वो काम कम कर रहा है, और दूसरा जो कि ज्यादा काम कर रहा है फिर भी हम उसे सैलरी कम दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारा फैमिली मेंबर नहीं है या रिलेटिव नहीं है या फ्रेंड नहीं है, तो ये गलत है ना। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है। तो हेनरी फॉल ने कहा था कि हमारा इंटरेस्ट इंडिविजुअल ना होकर जनरल होना चाहिए, एक पर ध्यान ना देकर सब पे ध्यान देना चाहिए। ये हो गया हमारा 6 नंबर पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट पे, रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय। रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय को रेमुनरेशन ऑन टाइम, फेयर रेमुनरेशन ऑन टाइम, है ना। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, बहुत अच्छा डायलॉग है मूवी का, है ना। तो रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय का मतलब क्या, देखो सिंपल सी बात है, जो एम्प्लॉय होते हैं वो बहुत बड़े खानदान से नहीं होते, है ना, वो मिडिल क्लास होते हैं या कई बार लोअर क्लास होते हैं, है ना, लोअर मिडिल क्लास होते हैं। उनका काम करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है, उन्हें अपना लिविंग अर्न करना है, अपनी फैमिली चलानी है, ठीक है। तो फैमिली चलाने के लिए खर्चा लगता है, अब खर्चा लगता है तो कमाई करने वो कंपनी आते हैं, और वही कमाई अगर उन्हें टाइम पे ना मिले या जितना उन्होंने कमाया, जितना उनकी सैलरी बनती है उतनी ना मिले, तो फिर उनका मोटिवेशन फैक्टर कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है ना। वो मोटिवेट इसी चीज से होते हैं कि उन्हें पैसा कितना दिया जा रहा है ना, ऑन टाइम दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, और भी 10 तरीके की चीजें होती है। तो रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय का मतलब ये है कि एम्प्लॉय को फेयर रेमुनरेशन ऑन टाइम, जितना बनता है उतना, और जब टाइम है उस टाइम, ना एक दिन आगे ना पीछे, ऑन टाइम होना चाहिए, है ना। और जितना बनता है, जिन मतलब कोई एक्स्ट्रा ना हम डिडक्शन करें, कोई ऐसा नहीं है कि फालतू की छुट्टी काट लें या फालतू का उनका जो भी डिडक्शन, तो उससे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होता है एम्प्लॉय। तो रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय 7 नंबर पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं 8 नंबर पॉइंट पे। 8 नंबर पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं केंद्रीकरण, और डिसेंट्रलाइजेशन को कहते हैं विकेंद्रीकरण। ये दोनों क्या है, ये दोनों मेथड्स हैं अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के। कई कंपनियां क्या करती हैं, पावर सारी अपने हाथ में रखती हैं, है ना। हमें क्या करना होता है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में रेशियो रखना होता है कि कुछ पावर हम सेंट्रल रखेंगे यानी कि अपने हाथ में रखेंगे, और कुछ पावर हम डिसेंट्रल रखेंगे यानी कि हम अपने जूनियर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स जो हमारे कंपनी में है उसको दे देंगे कि भाई तुम इसे हैंडल करो। जैसे कंपनी में क्या, आप स्कूल में देख लो, स्कूल में क्या होता है कि सारी की सारी पावर किसकी होती है, जो स्कूल का मैनेजर होता है ना। पूरे स्कूल को चलाने की पावर मैनेजर की होती है। मैनेजर क्या करता है, कुछ पावर प्रिंसिपल को दे देता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो पूरा स्कूल मैनेजर तो, है ना, इतने स्टाफ को रखता है, तो वो क्या करता है, प्रिंसिपल को पावर दे देता है कि भाई ये मेरी पावर है, इसके आगे की तुम रख लो। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल फिर कोऑर्डिनेटर्स होते हैं स्कूल में, उन्हें पावर दी जाती है। फिर कोऑर्डिनेटर स्टाफ मेंबर्स को, है ना, और स्टाफ मेंबर के साथ फिर अगर कोई नॉन टीचिंग स्टाफ है जैसे वर्कर या मेड वगैरह हो गई तो उन्हें, है ना। और फिर उसके बाद पूरी तरीके से स्कूल हमारा चलता है। जबकि अगर ऐसा ना हो, मैनेजर सारी की सारी पावर अपने पास रखे कि स्कूल में अगर किसी को पानी भी पीना है तो मेरे से परमिशन लो, स्कूल में अगर किसी को चौक भी चाहिए किसी क्लास में तो मुझसे परमिशन लेके तब चौक लेने जाओ या तब चौक जाएगी क्लास में, तो ऐसे में स्कूल को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। और डिसेंट्रल मतलब क्या है, डिसेंट्रल मतलब सबकी पावर सेम कर देना,
है ना, मतलब सारे टीचर्स स्टाफ को कोऑर्डिनेटर बना दिया अगर, या क्लास में सारे बच्चों को मॉनिटर बना दिया, तो क्या होगा, सारे बच्चे मॉनिटर है, कोई किसी की सुनेगा नहीं, क्योंकि सबकी पावर सेम है। तो इसीलिए ना सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ना ही डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, दोनों का रेशियो बेटर माना जाता है। क्या कि हम कुछ पावर तो सेंट्रल रखेंगे और कुछ डिसेंट्रल कर देंगे, वैसे ही हमारा जो सबऑर्डिनेट है वो कुछ अपने पास रखेगा, कुछ आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो इस तरीके से हमारा कंपनी या बिजनेस, कुछ भी कहें हम, स्कूल कॉलेज कुछ भी, जहां पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो हो रहे हैं वो चलता है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन चलता है। तो ये हो गया हमारा 8 नंबर पॉइंट। अब 9 नंबर पॉइंट आता है हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन को हम दूसरे शब्दों में वे ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, है ना। सुपीरियर, सुपीरियर यानी कि जो कंपनी के सुपीरियर्स होते हैं, और सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट यानी कि जो कंपनी के निचले स्तर पे काम करते हैं, है ना। स्केलर चेन क्या है, इन दोनों के बीच में वे ऑफ कम्युनिकेशन है। एक स्कूल का मैनेजर है और एक स्कूल का स्टूडेंट है। स्टूडेंट बहुत रेयरली ही होता है कि मैनेजर को देख पाए, क्योंकि मैनेजर जो है वो अपने लेवल पे सारी चीजें हैंडल करता है। स्टूडेंट तक बात कैसे पहुंचती है, टीचर के थ्रू, वो जो उनके क्लास टीचर है या जो सब्जेक्ट टीचर है। स्कूल की जो भी पॉलिसी बनती है, जो भी आगे आने वाले टाइम में स्कूल का एम है, या जो भी टारगेट्स रखे हुए हैं, वो मैनेजर डिसाइड करता है और बच्चों तक टीचर के थ्रू पहुंचती है, मैनेजर कभी बताने नहीं आता। ठीक है, मैनेजर क्या करता है, प्रिंसिपल को बताता है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल क्या करता है, फिर कोऑर्डिनेटर्स को, कोऑर्डिनेटर स्टाफ मेंबर को, तब जाके क्लास में बात पहुंचती है कि हमारे स्कूल का टारगेट ये है कि बच्चे अगर इस फील्ड में अच्छा करेंगे, या हमारे स्कूल में फंक्शन हो रहा है, या जो भी एक्स वाई जेड चीजें। तो स्केलर चेन क्या है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है ना, बात करने का तरीका। ठीक है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ क्या जाते हैं, इंस्ट्रक्शन जाते हैं, ऑर्डर जाते हैं, या जो पॉलिसी बना रहे हैं वो जाते हैं, है ना। इंस्ट्रक्शन हो गई, ऑर्डर हो गई, पॉलिसी हो गई, रूल्स हो गए, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब जो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। और नीचे से ऊपर की तरफ क्या जाता है, कोई आइडिया है, कोई सजेशन है, कोई प्रॉब्लम है ना। अब स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, मान लेते हैं उसे छुट्टी चाहिए, या उसकी तबीयत खराब है, फैमिली में कोई फंक्शन है, तो छुट्टी ग्रांट कैसे होगी, वो डायरेक्ट मैनेजर के पास तो नहीं जाएगा कि सर हमें छुट्टी चाहिए। वो क्या करेगा, अपने टीचर से बोलेगा, टीचर कोऑर्डिनेटर से बोलेगा, है ना। जहां तक भी मतलब जिसका भी ये अथॉरिटी होगी कि बच्चे को छुट्टी अलॉट करनी है, उस लेवल तक बात जाएगी और वहां पे फिर अथॉरिटी ग्रांट हो जाएगी, मतलब साइन सर्टिफिकेट जो भी साइन वगैरह करके एप्लीकेशन पे, और छुट्टी अलाउड हो जाएगी। ठीक है, मैनेजर तक बात पहुंचेगी ही नहीं। तो ये होता है स्केलर चेन, जो होता है वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता पॉसिबल। ठीक है, 10 नंबर पॉइंट है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है राइट थिंग एट राइट प्लेस। ये ऑर्डर जो है ये हर जगह फॉलो होता है। हम घर का एग्जांपल ले लेते हैं, घर में अगर हमारी चीजें सही तरीके से मैनेज है, तो हम कहेंगे एक घर बहुत अच्छा घर लग रहा है, वो मैनेज घर है ना। मतलब अब सिंपल सी बात है ना कि भाई हमारे जो फुटवियर है वो हम किचन में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि किचन में ऑब्वियसली हम खाना पीना बनाते हैं, खाने पीने का आइटम रखा जाता है ना। बेडरूम में बेडरूम वाला सामान, स्टडी टेबल तुम्हारा है तो वहां तुम स्टडी से रिलेटेड जितना भी सामान है वो रखोगे, है ना। तो ऑर्डर का मतलब क्या है कि राइट थिंग एट राइट प्लेस होना चाहिए, सही चीज सही जगह पर होनी चाहिए। ऐसे में क्या होता है, ढूंढने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और है ना बहुत सारे फायदे हमें अलग तरीके से मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर। ऑर्डर यानी कि राइट थिंग एट राइट प्लेस, इसके फायदे अलग हैं, नुकसान अलग है। 11 नंबर पॉइंट है इक्विटी। इक्विटी का मैंने अभी तुम्हें बताया था, मतलब सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ध्यान ना देकर जनरल इंटरेस्ट पे ध्यान देना होता है ना। उसी को आगे फॉरवर्ड कर रहा है ये इक्विटी। इक्विटी मतलब कि सारे के सारे इक्विवेलेंट हैं, इक्विवेबल हैं मैनेजर के लिए या ऑनर के लिए या कंपनी का जो भी टॉप लेवल पे काम कर रहा है उसके लिए, है ना। रूल्स पॉलिसी बेनिफिट सबको बराबर मिलने चाहिए, इक्वलाइजेशन होना चाहिए, ना कि डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी लेवल पे अलाउड नहीं है, चाहे वो जेंडर को लेके हो, चाहे वो रेस को लेके हो, कास्ट को लेके हो, रिलीजन को लेकर, मतलब किसी भी लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन अगर हम करेंगे कंपनी में तो उसका नुकसान कंपनी को फेस करना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इक्विटी प्रिंसिपल। इसके बाद 12 नंबर पे आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब होता है कि एक पर्सन, व्यक्ति, एक एम्प्लॉय, वर्कर, स्टाफ हमारी कंपनी में स्टेबल है या नहीं है। स्टेबिलिटी से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कंपनी पे।
अगर हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां वर्कर रुक ही नहीं पाता, वर्कर आता है छोड़ के चला जाता है, 1 महीने 2 महीने काम करता है, मतलब 6 महीने से ज्यादा कोई रुक ही नहीं पाता, तो इससे क्या होगा, इससे कंपनी की इमेज खराब होगी। वर्कर जो छोड़ के जाएगा वो कहीं ना कहीं 10 जगह कंपनी की इमेज के बारे में बात करेगा। अब रीजन चाहे कोई भी हो, XYZ, उसे एनवायरमेंट पसंद नहीं है, उसे आपकी बातें, आपका लैंग्वेज जो है ना, बात करने का तरीका है वो पसंद नहीं है, या जो पॉलिसी है कंपनी की वो पसंद नहीं है, रीजन चाहे कुछ भी हो, अगर वर्कर स्टेबल नहीं है, अगर नंबर ऑफ पर्सन जो बिजनेस में काम कर रहे हैं वो स्टेबल नहीं है, तो उससे बिजनेस की प्रोडक्शन साइकिल भी डिस्टर्ब है, बिजनेस का प्रॉफिट भी डिस्टर्ब है, सेल भी डिस्टर्ब है, एवरीथिंग डिस्टर्ब है ना। तो कहीं ना कहीं बिजनेस भी डिस्टर्ब है और वो लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये हो गया 12 नंबर। अब आते हैं अपने 13 नंबर पॉइंट पे, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब कि हमें वर्कर को इनिशिएट भी करना है कि अगर वो हमारे फायदे के लिए कुछ ऐसा आइडिया, कोई ऐसा सजेशन, कोई ऐसा इन्वेंशन कर देता है, क्योंकि देखिए ह्यूमन माइंड तो सबके पास एक जैसा कॉमन है ना। भगवान ने किसी को कुछ ऐसी सुपर पावर्स नहीं दी है कि वो ही मैनेजमेंट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, है ना। जिसने भी हमें बनाया है उसने हमें कोई सुपर पावर नहीं दी है ऐसी कि भाई तुम बेहतर हो दूसरा वीक है। वो यहीं आके हम बेहतर और वीक होते हैं अपने, है ना, नॉलेज से, एक्सपीरियंस से। तो कई बार वर्कर भी क्या करता है, कुछ ऐसा आइडिया, कुछ ऐसी नॉलेज या कुछ ऐसा इन्वेंशन कर देता है जिससे कंपनी को फायदा हो जाता है। तो उस फायदे का थोड़ा सा हिस्सा वर्कर को भी, या थोड़ा सा क्रेडिट हमें वर्कर को भी देना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से कंपनी में फायदा हुआ है। तो इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि हर एक वर्कर को, हर एक एम्प्लॉय को, हर एक पर्सन को बिजनेस के हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा मतलब लूज करना है, या कह सकते हैं हम उन्हें भी, हमें बोलना है कि भाई आप भी पार्टिसिपेट करो, आप भी हमें आइडिया दो, सजेशन दो, है ना। हमें उनके सजेशन को भी सुनना है, क्योंकि ऑब्वियसली सजेशन किसी का भी बेहतर हो सकता है कंपनी के लिए, ठीक है। तो वो इनिशिएटिव में आता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वर्कर को भी ये लगता है कि हमारी कोई वैल्यू है बिजनेस में, हमसे भी मालिक डिस्कस करता है चीजें, तो उसका भी फायदा बिजनेस को मिलता है, और अगर नहीं करेंगे तो नुकसान है। लास्ट पॉइंट है स्प्लिटी क्रॉप। स्प्लिटी क्रॉप का मतलब होता है ऑलवेज यूज वी इंस्टेड ऑफ आई। जैसे ह्यूमन नेचर क्या होता है कि भाई गलती है तो सामने वाले की, है ना, और अगर कुछ अच्छा काम हो गया तो हमने किया, ठीक है ना। तो ये हमारे ह्यूमन नेचर में है, ये सबके साथ है कि अगर हमने कुछ अचीव कर लिया तो वो हम अपने आप को क्रेडिट करते हैं, किसी और को क्रेडिट देते नहीं है। अगर देंगे भी तो बाद में देंगे, पहले खुद को क्रेडिट देंगे। और अगर हमने कोई लूज कर दिया, कहीं हार गए, हम कुछ छोड़ दिया हमने, तो सबसे पहले गलती हम दूसरों की निकालते हैं अपनी बात में। तो स्प्लिट क्रॉप प्रिंसिपल ये कहता है कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, मालिक का काम हमेशा ये होता है कि वो सबकी सहमति से काम करे, या प्रॉफिट हो तो सबको क्रेडिट दे, और लॉस हो तो सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, है ना। ऐसा नहीं है कि लॉस हो तो वर्कर की वजह से, प्रॉफिट हुआ तो मेरी वजह से। हमेशा वी का यूज करना है, आई नहीं, हमेशा हम का यूज करना है। प्रॉफिट हो या लॉस हो हमारी वजह से हुआ, ना कि किसी एक की वजह से, ठीक है। तो ये 14 प्रिंसिपल हो गए हेनरी फ्योल की, है ना। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, ठीक है। आप क्या करिए, एक बार दोबारा से चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं भी कोई डाउट लगता है आपको, है ना, रिवाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो को। कहीं भी अगर कहीं कोई डाउट लगता है आपको तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।